आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। यस, चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आज हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। ओम्स लॉ हम कल स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट लाइफ प्रोसेस काफी बड़ा था। ये मैक्सिमम 3 या थ्योरी पार्ट इसका 3 दिन में खत्म हो जाता है, और न्यूमेरिकल आप जितना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इसमें प्रैक्टिस कर, न्यूमेरिकल्स काफी है। मैंने आप लोगों को शीट भेजा देखो ग्रुप पे, है ना, तो आप शीट को भी आप रेफर कर सकते हो करने के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी को इसको 8th वंडर कहते हैं। क्यों? 7 वंडर तो हमने सबने सुने, तो इसको कहते हैं 8 वंडर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाई? कि अगर आप देखो अपने आसपास जितना भी डिस्कवरी हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे मैक्सिमम जिसे हमको डिपेंड करते हैं ना, हमारी आज की जो लाइफ है ये टोटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पे। ये हम देख सकते हैं, अगर आज हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा कोविड का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो भी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। कहीं स्टीम पावर प्लांट्स लगे हैं, कहीं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के थ्रू हमारे पास एनर्जी आती है। एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, आप उसमें पढ़ेंगे कि लाइट कैसे जनरेट हो। तो हमारी लाइफ में हर लगभग है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ी सी देर अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हो जाए तो आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते। वैसे एक तो अच्छी बात होती है, आप लोग को खुशी होती है चलो आज क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिला है, छुट्टी हो गई। तो आपके लगभग हर लाइफ का हर एक डिवाइस आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलता है। इसको आज हम कहते हैं व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। आज पूरी इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है। आपको याद है पुणे में खासकर ट्यूसडे को लाइट का कट होता है ना, और इसलिए पुणे में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, जैसे आप देखो आईटी कंपनी जो है वो सैटरडे संडे ऑफ लेती है, लेकिन जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है वो थर्सडे को ऑफ लेती है। पुणे में अगर आप भोसरी चाकन के एरिया का बेल्ट अगर आप जानते हो, यहाँ पर थर्सडे को इसलिए ऑफ होता है क्योंकि थर्सडे को लाइट का कट होता है। क्योंकि थर्सडे को लाइट नहीं होती तो जो कंपनी प्रोडक्शन में है वो अपना प्रोडक्शन उस दिन बंद रखती है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन हो नहीं पाता। तो क्या कहते हो, थर्सडे को ऑफ कर दो। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट। अब देखो अलग अलग यूजेस है। अब इसके इतने एडवांटेज क्यों है ना, इसके क्योंकि इसके एडवांटेज है तभी तो यूजफुल है। क्लीननेस है, आपने कभी देखा कि अगर घर में लाइट चल रही तो अलग से धुआं निकल रहा है, कोई स्मेल आता है? हाँ, अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट नॉर्मली ये क्लीन एनर्जी है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज में? आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबका वोल्टेज नीड बहुत अलग अलग होता है। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है कितने वोल्ट आता है, किसको मालूम है? एनी आइडिया? हमारे घर पे जो लाइट आती है उसका वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट? 110? नहीं, फिर सोचो। हर एक जगह का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो ये लाइट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 210 नहीं, थोड़ा सा आप नियर हो। अरे नहीं नहीं यार, इसका मतलब आप कभी भी अपने घर पे जो मम्मी या पापा कभी वो लाते ना बल्ब, CFL, यस, आर्या ने सही पकड़ा, इट्स 240। हमारे घर पे जो लाइट आती है वो 240 डब्ल्यू नहीं, वी। दो चीज होती है, एक होता है वी, एक होता है डब्ल्यू, ठीक है। एक होता है 240 वी, एक होता है 240 वॉट। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, याद, ठीक है ना। ये जो होता है ये बताता है वोल्टेज, वी मतलब वोल्टेज, और डब्ल्यू बताता है वॉट, कितनी पावर। तो ऊपर वाला जो वी है जब हम वोल्टेज निकालेंगे तब वी आता है, और जब पावर की बात करते हैं तब डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू मतलब वॉट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ वोल्टेज कहलाती है। तो हमारे घर पे जो डिवाइसेस होते हैं उन सबका वोल्टेज रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग होता है। मोबाइल का वोल्टेज, आप कभी मोबाइल का एडेप्टर देखना, मोबाइल के एडेप्टर पे आप कभी चेक करना, उस पर लिखा होगा 240 वोल्ट चेंजेस टू 3 वोल्ट। तो उस मोबाइल चार्जर को केवल 2 वोल्ट का रिक्वायरमेंट, पीछे से कितना आता है 240, तो हम उसको रिड्यूस करते हैं कितने वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे। ऐसे हमारे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, इन सबका वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इंडस्ट्री या हमको गवर्नमेंट कितना सप्लाई करती है,
240 वोल्ट हमको सप्लाई करना। अच्छा, इंडस्ट्रीज का वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग होता है। वहां पर नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होता है 400 वोल्ट के आसपास होता है। आप कभी रेलवे स्टेशन जाइए, वहां पर आप कभी जब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्रॉसिंग करते हैं, वहां पर एक डेंजर साइन रहता है, खतरा 440 वॉट, तो वो रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। ठीक है विवेक, चार्जर आपका 240 वोट का नहीं, वो पावर पावर W इज डिफरेंट थिंग। आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप समझोगे, आपको ये सब आपके डाउट में क्लियर करता जाऊंगा समय के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्लस पॉइंट क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पीछे 240 आता रहा, आपके हर डिवाइस का करंट का रिक्वायरमेंट, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। ये अलग अलग क्यों होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम इसको क्यों ऐसा ध्यान रखा जाता है, वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी मतलब आप जितना यूज करना चाहते हो उतना यूज होता है। ऐसा कभी नहीं होगा आपने लाइट ऑन है, मतलब आपको जैसे आपने बोला कि ये 10 वोल्ट का बल्ब है, तो वो 10 वोल्ट ही कंज्यूम करेगा, ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है ना। जब कोई बाइक होती है, बाइक पे देखो, और जब आप बाइक यूज करते हो, आपके पेट्रोल का एफिशिएंसी समय के साथ कम ज्यादा हो सकता है। जब नई बाइक परचेस करते हो, उसका वो बोलते हैं ना 70 किलोमीटर पर लीटर, पर कुछ समय माइलेज। बाद माइलेज, यस, तो कुछ समय बाद उसका माइलेज डाउन हो जाता है। पर आप घर में इंस्ट्रूमेंट देखते हो, आप देखो आपका लाइट का बिल, आप अपने लाइट का बिल कभी ऑब्जर्व करना, जब महीने जैसे सर्दी और गर्मी का बिल अलग अलग आता है, पर समझो आपका जनवरी फरवरी का बिल नियरली सेम आता है ना। तो आपको उसमें क्या पता लगता है कि आपके घर में जितने इक्विपमेंट्स हैं, वो जितना एनर्जी उस पर जितना लिखा है कि ये इतना 10 वोट कंज्यूम करेगा, वो 10 वोट ही कंज्यूम करता है, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। हाँ, एक कंडीशन होती है, वो ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, कब? अगर वो फॉल्टी हो जाए। ठीक है, अगर वो फॉल्टी हो जाए इंस्ट्रूमेंट, वो तो ज्यादा पावर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, तब हमारा लाइट का बिल ज्यादा आता है। अदरवाइज नॉर्मली अगर हमारे घर के ऑपरेटर्स ठीक है, तो आपका लाइट का कंजम्पशन उतना ही रहता है जितना उसका नीड होता है। बाकी जगह नहीं मिलता। जैसे आपको ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, कौन से, कोल पावर प्लांट, जहां से आपको लाइट मिलती है, कोयले की 4 वैरायटी आती है। किसी को याद है कोयले की 4 वैरायटी कौन सी होती है? एनीवन नो? कोयले की 4 वैरायटीज होती है, आप लोगों ने शायद 8th 9th में कहीं पढ़ा होगा। एंथ्रा कोक कोक तो अलग चीज होता है। कोल की 4 वैरायटी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, पिट एंड लिग्नाइट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये कोयला है, दिखने में सब कैसे दिखते हैं, कोयला दिखता है, पर जब इसको बर्न करोगे, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, सबका कंटेंट अलग होता है। जो पिट होता है सबसे वेस्ट घटिया क्वालिटी का, उसमें हार्डली 60% कार्बन होता है। आपके जो एंथ्रासाइट होता है, इसमें हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज होता है 95+। तो देखो, जिसमें 95+ कार्बन है, वो जब जलेगा तो उसमें से अच्छी एनर्जी निकलती है। तो बट इसके केस में कैसा है, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे, उसका कन्वर्जन फैक्टर नियरली सेम रहता है, 99.9% कन्वर्ट करता है। 10 वोट का है, 10 वोट ही कंज्यूम करेगा। आगे है इजी ट्रांसफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इट रिक्वायर ओनली 2 वायर्स। है ना, आपने कभी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को कभी आप ट्रक में ला रहे हो, बड़े बड़े आपको मतलब आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां लगानी पड़ रही है, आपको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी देखो ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको रेलवे चलानी पड़ रही है, आपको टैंकर सप्लाई करना पड़ रहा है, आप हवाई जहाज से भी आप लिफ्टिंग कर रहे हो। बट इसके केस में आपको केवल सिंपल 2 वायर चाहिए। आप किताबी देखो, जो पावर प्लांट्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, है ना। टाटा का पावर प्लांट है, यहाँ से आपका मुंशी डैम है, मुंशी डैम के आगे एक जगह है, एक लोकेशन है, यहाँ से पुणे से 80 या 100 किलोमीटर के आसपास। तो वहां पर जो पावर प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो सिंपल 2 वायर के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाती है। तो इसका ट्रांसमिशन बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट, चलिए, तो इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के देखो कई इफेक्ट, जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज कहाँ कहाँ करते हो, पंखा चलाने में मैकेनिकल एनर्जी, आपका फ्रिज होता है कूलिंग एनर्जी, एसी होता है कूलिंग एनर्जी, हम घर पे पानी का रॉड गर्म करते हैं हीटिंग एनर्जी। तो देखो, यही इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज होती है। तो ये हम सब एप्लीकेशन में धीरे धीरे पढ़ेंगे। यस, अब इलेक्ट्रिसिटी इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? तो वैसे तो कहते हैं इसका कुछ पता नहीं कब से शुरू हुई, बट
एक मैंने जब नेट पे ढूंढा तो मुझे मिला कि इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट कब डिस्कवर हुई। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अराउंड 600 बीसी के आसपास। सोचो अभी हम कौन सी सदी में 2000 हम 21 के अंडर में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। और ये कब 600 बीसी 2000 साल पुरानी इलेक्ट्रिसिटी। ये कब उसको पता लगा? ये थेल्स ऑफ मिटिलस 640 546 बीसी, वन ऑफ द 7 वाइज मैन ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। उसने क्या, अपने अंबर सुना होगा, है ना, एक तरह का पत्थर होता है ना। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। आपके दो टाइमिंग होते हैं ना, एडी और दूसरा होता है बीसी। One is before Christ and Anno Domini. यस, ठीक है, एक होता है बिफोर क्राइस्ट और दूसरा एनो डोमिनी, ठीक है। तो टाइम होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, वो सिर के ऊपर हम लोग कंगा रब करते थे और पेपर को करते थे तो पेपर अट्रैक्ट होता था। आप लोगों ने बचपन में किया होगा एक्सपेरिमेंट, जब 6-7 क्लास में तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला था। तो अंबर जो पत्थर था उसमें प्रॉपर्टी पाई गई थी कि वो जो स्ट्रो है, घास की तिनके, उनको क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। उस टाइम ये ऐसा रियलाइज हुआ। उसके बाद समय बीतता गया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है वो कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अंबर का मीनिंग है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी कहाँ से आया। अंबर को क्या कहते हैं ग्रीक में? इलेक्ट्रॉन, और इसी से वर्ड क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे आप जी को अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी नाम है, ये सब मैक्सिमम ग्रीक वर्ड से है। प्रोग्रेस होता चला गया। हम एडी में आ गए। 16 एडी में सर विलियम मिले, सर विलियम गिलबर्ट। 1540, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको ऐसा नहीं कि इसको याद करना है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने ग्लास रोड को रब करके देखा। किससे रब किया? सेल्फ का रब किया। तो उसने पाया कि ये इसको अट्रैक्ट करता है रब करने में, जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया। फिर बाद में धीरे धीरे तो होता चला गया। तो बेंजिल फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स पढ़ते हैं, ये इन्होंने डिस्कवर किया। और यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी हमारे उसमें नॉलेज में आने लगी। तो ये टाइम फिरा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को काफी ज्यादा जाना जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। जब आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़ोगे तो इनका नाम काफी आप बार बार, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, ठीक है। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे थे, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, ये क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे। किसको रब कर रहे थे? ग्लास रोड को। किसके ऊपर रब कर रहे थे? सिल्क के ऊपर कर रहे थे। क्या हो रहा था? अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्शन कब होता है? जब कोई एलिमेंट ऐसा बीच में होगा, जैसे आप देखो मैग्नेट, आप मैग्नेट के अराउंड में कुछ हम नेल लेके आते हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है ना, कुछ फोर्स है जो क्या करता है, इस नेल को इसकी तरफ खींचता है। तो कोई ना कोई फोर्स पक्का काम करता है जो इसको अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स भी आपके दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स होता है, एक आपका नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स, हमने पढ़ा भी है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये कौन से टाइप का फोर्स होगा बताइए? जो चार्जेस मूव करते हैं, ये कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स? कॉन्टेक्ट। श्योर? सोच के बताइए सब लोग। मैग्नेट तो नॉन कॉन्टेक्ट है, चार्जेस कॉन्टेक्ट टाइप के हैं, नॉन कॉन्टेक्ट? कॉन्टेक्ट सर। कॉन्टेक्ट टाइप सर नॉन कॉन्टेक्ट। यस, जो चार्जेस होते हैं वो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वहां पर आपने प्रोटॉन्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे, न्यूट्रॉन्स पढ़े थे, है ना। तो ये चीज वहीं से स्टार्ट हो। तो चार्जेस के बारे में आती है इंफॉर्मेशन कि चार्जेस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बॉडी होती है, जैसे मैं हूं, आप हो, या कोई बॉडी होती है, सबके पास एक तो मास होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस मैटर के साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ठीक है। जैसे आप देखिए, आप किसी भी चीज को लीजिए, जैसे शाइनिंग है, गोल्ड शाइन करता है तो शाइन उसकी प्रॉपर्टी, मास तो है उसकी प्रॉपर्टी, पर वो शाइन करता है उसकी प्रॉपर्टी है। आपका सिल्वर, शाइनिंग उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप जब मेटल्स नॉन मेटल पढ़ते हैं तो मास के अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हर एक एलिमेंट में, हर एक मेटेरियल में है। तो चार्जेस भी एक तरह से प्रॉपर्टी होती है कि हर एक चीज का एक ऑरा होता है। ये चार्ज का मतलब क्या होता है?
हर चीज का ऑरा होता है। जैसे आप मंदिर में जाइए या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आप जाइए, वहां की वाइब्रेशंस डिफरेंट रहती है। आप आप शमशान भूमि की तरफ जाइए, वहां की वाइब्रेशंस डिफरेंट रहती है। अब वो शमशान भूमि वहां पर है, बट वहां की वाइब्रेशन जो हवा होती है उसमें एक अलग माहौल रहता है, आप उसको जज कर सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे जाइए, जैसे कभी जाओ तो मत, मैं बता रहा आपको। कभी आप, मैं एक बार गया था कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के 4th ईयर में एक बार किसी बार में गया था दोस्तों के साथ, वो लोग न्यू ईयर पार्टी पे गए थे। तो वहां पर गया, वहां पर लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, वहां का वाइब्रेशन ही टोटली डिफरेंट था। तो कोई भी जो चीज होती है ना, उसका एक ऑरा होता है, ठीक है। वो ऑरा पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है। जैसे आपको किसी व्यक्ति को देख के क्या लगता है कि यार ये पॉजिटिव है, जैसे आप उससे बातचीत करते हो ना, तो आपको उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और किसी किसी को आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है और आप उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हो। तो लाइफ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ये एग्जिस्ट करती है। ये जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह हर चीज के ऊपर एक ऑरा होता है। ये ऑरा पॉजिटिव भी होता है, ये ऑरा नेगेटिव भी होता है। आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे से लोग आए होंगे, जिसमें से किसी में से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और किसी में से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आती है। तो दो तरह के चार्जेस बताए गए हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे आयंस, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, है ना। तो जहाँ पर जो चीज, जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। और जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए उसको वापस बताने का नीड नहीं है, ये आप लोग 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये पक्का है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे इसमें लिखा है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर आपका पॉजिटिव, आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा इसी बारे में। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है, व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन। जब आप कुछ चीज देते हो तो आप महान बन जाते हो। देखो, कहते हैं जो दानी व्यक्ति होता है वो महान होता है, और भिखारी जो एक्सेप्ट करता है वो लूजर होता है, ठीक है। तो जो देता है वो बड़ा होता है, और जो लेता है वो छोटा होता है। आप देखो, जब कोई आदमी देता है उसका हाथ ऊपर होता है, और जो लेता है उसका हाथ नीचे होता है। तो हमेशा लाइफ में हमको देना सीखना चाहिए, लेने से ज्यादा देना जरूरी होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, जो चीज अगर हम लूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिविटी अपनी बॉडी में लाते हैं। और जब हम किसी से लेते हैं, गेन करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जब एक ग्लास रोड को एक सिल्क पे रब किया गया, ग्लास रोड को जब सिल्क पे रब किया गया तो क्या हुआ, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सिल्क ऑन द अदर हैंड, इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, सिल्क के ट्रांसफर हुए, और किसके पास चले गए, आपके मतलब ये रोड से आए कहा, ग्लास टू सिल्क पे आ गए, रबिंग कर ली, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, रिपेल करते। हमने मैग्नेट में पढ़ा था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। सबने मैग्नेट देखा है, आप लोग कभी मैग्नेट को ऐसे साथ में लाने की कोशिश करते हो, तो एक तरफ दोनों अट्रैक्ट करते हैं, एक तरफ दोनों रिपेल करते हैं। तो वहां पर आपने देखा है, जो इक्वल पोल होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट पोल होता है आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस में भी सेम होता है। तो हम पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशंस आपके ज्यादा कोर्स में नहीं है, बट आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें हमको चार्ज समझना बहुत जरूरी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। चार्ज किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। अभी यहाँ पर जब हमने ग्लास रोड ऑफ सिल्क को ऐसे रब किया, उससे क्या हुआ, ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क को दे दिए, और सिल्क ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले गए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। जैसे पर प्रोटॉन्स होते हैं, इनको कौन सा चार्ज होता है,
पॉजिटिव चार्ज। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है चार्जेस की। कभी कभी प्रॉपर्टी पूछी जाती है एग्जाम से। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, आप लोगों ने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था। ग्रेविटेशन हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था सबने, बिग जी। याद है किसी को? किसी को याद है वो फॉर्मूला? यस सर। क्या फॉर्मूला था वो? बिग जी m1 m2 by r square। यस, जी इक्वल टू स्मॉल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और आपने जब 9th में पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है। जैसे यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में फोर्स रहता है, तो उसी तरह दो चार्जेस के बीच में फोर्स रहता है। यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आपका Q1 है, एक आपका चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही। तो अगर हमको इसके बीच में फोर्स निकालना है, इट्स सेम फॉर्मूला, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया था, इसको हम क्या कहते हैं? हमने जी में पढ़ा था, स्मॉल जी आता है, नहीं यहाँ पर आपका बिगर जी आता है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी बिग जी। तो ये फोर्स होता था, ये वहां पर जी आता था, यहाँ पर क्या आता है? के कांस्टेंट आता है। तो वहां पर भी जो लॉजिक काम करता है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए लाइफ में, कोई भी दो चार्जेस ले लीजिए, आप कोई दो व्यक्ति ले लीजिए, तो दोनों व्यक्ति के बीच में, दोनों को व्यक्ति, आपको नॉर्मल सी बताता हूँ, इसमें आपको लॉजिक बताता हूँ। जैसे आपके जो फैमिली मेंबर्स, जो आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। एग्री करते हो इस बात को? अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, Yes, sir. और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। उसी तरह हमारी फैमिली में भी हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, इस रूम में आओ। बच्चा लोग, किसका माइक? तेजस माइक ऑफ कीजिए। तेजस प्लीज बीच में आप माइक, अपना माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था, जैसे फैमिली मेंबर, घर में आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, अगर आप लोग साथ रहते हो, आपके बीच में प्रेम ज्यादा बढ़ता है। और वहीं अगर आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, आपसे उतना आपकी एफिनिटी कम होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं, आपस में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो अगर हमारा किसी से दोस्ती है और दोस्ती कम हो गया है, इसका मतलब हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है। तो हमको डिस्टेंस को क्लोज करना, उसको शॉर्ट करेंगे, हमारा रिलेशन और अच्छा मजबूत होता जाएगा। ये एप्लीकेबल हर जगह होता है। फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिकल कंजर्व, इसका मतलब क्या है? ये ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। ये बॉडी है, आयंस है, ये ट्रांसफर होते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एडिटिव। ठीक है, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, आपको सबको सम करना है, तो आपको पता लग जाएगा उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज क्वांटाइज्ड। ये आप कंसेप्ट पढ़ोगे 10th 11th क्लास में। इसको सिंपल कैसे समझो, जो चार्जेस होते हैं ना, वो कभी हाफ नहीं होता। आधा चार्ज, 1.5 चार्ज, 2 चार्ज। चार्जेस हमेशा कंप्लीट नंबर होता है, लाइक 1, एक चार्ज, 2 चार्ज। कोई आपको नहीं कहेगा 1.5 चार्ज, कभी आप सुनने में नहीं आएगा, है ना? कभी भी जो होता है, आपके जो चार्जेस होते हैं कैसे होते हैं? पैकेट्स में जाते हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। तो Q इक्वल टू NE, ये डिनोट करता है जो चार्जेस जब चलते हैं पैकेट्स में चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आधा पैकेट चार्ज। ठीक है, ये याद रखना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी हम सबको मालूम है, हम सबको क्या मालूम है? किसी भी चार्ज के ऊपर
कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ये सबको याद होना चाहिए, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी था शायद। तो कोई भी जो चार्ज होता है उसके ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है, बताइए 1 कूलम अगर चार्ज है। अच्छा, कूलम क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज को जो मेजर किया जाता है उसकी जो यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट, उसको हम कहते हैं कूलम, COLUMB। और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल C से, याद रखना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। किससे डिनोट करते हैं, C से। तो क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीके से कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम चार्ज। तो कोई आपसे कहे बताइए 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दिया, इतना चार्ज। तो आपसे पूछेंगे भाई 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कभी यार क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा अभी, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई कहे कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप कहना 6.25 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब समझो 1 कूलम चार्ज बनता है। अंडरस्टूड, यहां तक सबको क्लियर है। Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। Sir, in Coulomb's law, we can't apply the same thing for the arbitrary shape, right? It's only applied for the point-sized particles. हाँ बच्चा, इस हम पॉइंट चार्ज की बात कर। So then what about the charges which are there in arbitrary shape, in any shape? बेटा वो भी आपके कोर्स में नहीं है चीज। अब जब आप 12th में जाओगे ना तो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। All right. ठीक है, यस बच्चा। ओके, संध्या ने पूछा इसको फिर से रिपीट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो आपसे पूछेंगे बताइए 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्योंकि आप जब भी चार्जेस मेजर करोगे, कितना इस इंस्ट्रूमेंट में कितना चार्ज है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, जब करंट मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कितना कूलम चार्ज है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सिंपल क्या करोगे, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये पावर ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो आपके 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है संध्या, अखिलेश क्लियर है अभी, अखिलेश आपको भी क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आपका चार्जेस के बारे में है। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अथवा जब आप इसको सॉल्व करोगे तब 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे तब आपका आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अभी देखो चार्जेस भी मूव कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपका कोई सिंपल वायर हो, अगर आपका कोई सिंपल वायर हो और वायर का टुकड़ा पड़ा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना, मेटल का पीस है, ठीक है। आपके जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली कंडक्टर्स, आपका मेटल का एक पीस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और एक वायर ऐसे पड़ी है, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा क्या? उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जिसे हमने एग्जांपल लिया था ना, एनर्जी हमेशा हाईयर एंड से लोअर एंड पे ट्रेवल करती है ना। अगर एक सिंपल आपका एक नॉर्मल सरफेस हो, जैसे कि आपका एक सरफेस है, एक बॉल यहाँ पर रखी है, अगर इसको आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे, ये यहीं रखी रहेगी चाहे इसको कितने साल बीत जाए। अगर आपको इसको मूव करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको या तो आप फोर्स दे दीजिए, तभी आगे मूव करेगा यहाँ पर, या क्या कीजिए, यहाँ पर एक आप पोटेंशियल क्रिएट कर दीजिए। आप क्या क्रिएट कर दीजिए? एक डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। आप क्या कीजिए? एक डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। कौन सा डिफरेंस क्रिएट करना है? पोटेंशियल में क्रिएट कर। आप बॉल को क्या करो, एक ऐसे स्लांटेड फेस पे रख, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? यहाँ पर उसका पोटेंशियल कैसा है? हाइयर है। नीचे पोटेंशियल कैसा है? लोअर है। हमेशा कोई भी चीज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रेवल कर। जैसे दूसरा एग्जांपल है, अगर आपका एक टैंक में पानी इस लेवल पे है और दूसरे टैंक में पानी बी लेवल पे है और बीच में एक वॉल्व है, अगर आप इस वॉल्व को ओपन करोगे, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसका लेवल कम हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ क्या किया, बीच के टेप को ओपन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचर का प्रॉपर्टी कैसा है, नेचर बैलेंस करता है। हमें जब लाइफ प्रोसेस में बढ़ता है, नेचर कैसे करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। सेम वे जो चार्जेस होते हैं, अगर वो किसी एक वायर में, अगर ये समझो आपका वायर है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, जब तक इस एंड पे, एक एंड पे हाइयर पोटेंशियल ना हो और दूसरे एंड पे लोअर पोटेंशियल ना हो, तब तक ये चार्जेस मूव नहीं करते। इसके अंदर रैंडमली चलते रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर, इसके अंदर, अगर इसको थोड़े बड़े व्यू में लेता हूं मैं, ऐसा अगर मैं एक छोटा सा एक वायर बनाता हूं ऐसा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन, ये अंदर इसमें घूमते रहेंगे, इधर उधर रैंडम टकराते रहते हैं, बट ये इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये सेम है। जब आप पंखे का स्विच ऑन करते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होना स्टार्ट होता है? क्योंकि उस समय पंखे के एंड पे लोअर पोटेंशियल क्रिएट होता है और स्विच से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो पीछे पोटेंशियल कैसा है आपका, जो देखो मैंने कहा था आपके घर पे जो लाइट आती है कितने पोटेंशियल की आती है, 240 वोल्ट की आती है। हमारे पंखे का नीड कितना है, मुश्किल से आपका 10 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर आपका हाइयर पोटेंशियल है और यहाँ पर आपका लोअर पोटेंशियल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स या आपके चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। तो यहां से आपका कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसको, इस कंसेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आपके चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए क्या करना होता है, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। आपको और एक एग्जांपल और देता हूं। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो और आप उसको अगर बाहर खिलाने के लिए लेके जाओ, सर कैन वायर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जस्ट ए कंडक्टर। हाँ बच्चे, जो वायर होती है वो मेटल की होती है। मेटल मतलब जिसमें आयंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कंडक्टर का मतलब, हम कंडक्टर भी पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर भी पढ़ेंगे, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आप उनको जब गार्डन पार्क में लेके जाते हो, ये आपका वो फिसल पट्टी वाला झूला, अपने लोगों ने बचपन में सबने झूला झूला हुआ ऐसा फिसल पट्टी वाला। अगर बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 2 साल का, आप बच्चे को यहाँ पर बिठाते हो, बच्चा फिसल के यहाँ पर आ जाता है। अब बच्चा क्या अपने आप ऐसे जा सकता है? नहीं जाता। आप क्या करते हो,
उसको यहाँ से पिकअप करोगे और यहाँ पर आप उसको लेके जाओगे, वो फिर से फिसल के नीचे आएगा, वो फिर से उसको आप लेके आओ। तो एक तरह समझो ये एक चार्ज है, ठीक है। अगर आपको इसको इस पोजीशन से, आपको इसको इस पोजीशन पे लेके आना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप उसको नीचे से कहाँ कर रहे हो, ऊपर उठा के रख रहे हो। उसी तरह एक चार्ज को दूसरी जगह लेके जाने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। ये आपको मैंने बता दी है, ये देखिए। In case of electrical case, the order flow of the charges, there should be some difference of electrical pressure. This is known as potential difference. ये ऊपर वाला, ये वाला electrical potential है, this one electrical potential. Electrical potential का मतलब क्या होता है, अगर आपका फील्ड है, मान लो आपका फील्ड है, यहाँ पर एक चार्ज ए है, इस चार्ज को आपको अगर इस बी पोजीशन पे लेके आना है, तो इसको आपको यहां से यहां पर लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, जो भी वर्क आपको करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसलिए इसका एक फॉर्मूला बनता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q। वोल्टेज का फॉर्मूला ये रहता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। हम किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क आता है। तो किसी भी चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाने के लिए हम जितना वर्क करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, यहां तक आपको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स अगर यहां तक सबको क्लियर है। Sir, can you please explain potential difference again? हाँ बच्चा, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समझा? Yes, sir. हाँ, अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझाऊंगा। तो मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताया। देखो, ये समझो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पूरा आपका इलाका है जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब आपको सोचना है, मुझे इस चार्ज को इस लोकेशन से इस लोकेशन पे लेके आना है, तो इसको करने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। जो V होता है ये वोल्ट में मेजरमेंट किया जाता है। जिस आप सब्जी लेने जाते हो, आप कैसे मेजरमेंट करते हो, केजी में मेजरमेंट करते हो, आप कितने केजी सब्जी ला रहे हो। अब जब दूध लेने जाते हो, आप कैसे मेजर करते हो, लीटर मेजर करते हो। उसी तरह आपने एक चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने के लिए आप जितना भी वर्क डन करोगे उसको मेजर करते हैं वोल्ट में, और इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्ट इसका यूनिट है, इसको V से बताया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपको पता है, यहाँ आपको अभी यहाँ पर आपको ये नहीं पता इसको यहाँ तक ही लाना है, पर अगर स्पेसिफिकली आपको कहा जाए इसको यहाँ से इस पोजीशन पे लाना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है। अब आपको इस चार्ज, यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ पर आपका लोअर पोटेंशियल, तो आपको इस चार्ज को
यहां से कहां पर लाना है, यहां पर, इसको ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट यहाँ पर पोजीशन आपकी स्पेसिफिक हो जाती है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अलग नहीं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या बताता है, कितने चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हमको करना पड़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट को लाना है, वो स्पेसिफिक आपकी पोजीशन बताता है। ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस between any two points is said to be 1 volt if 1 joule of work done is moved of coulomb charge from one point to the another point. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही चीज। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली पता होता है कि आपको इसको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर लाना है, तो आपका V इक्वल टू होता है W/Q। ये आपका फॉर्मूला रहता है, इसके बेस पे कभी कभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। आपको 1 कूलम चार्ज को, अगर आपका 1 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर आपने 1 जूल वर्क किया, तो इसका मतलब वहां पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगेगा। 1 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। ये थ्योरेटिकली ज्यादा नहीं आता है, कभी अगर आता है तो एक लाइन में लिख नहीं पाता है कि प्लीज एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आपको इतना ही कहना है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाएंगे, उसके लिए हमको जो वर्क करना पड़ता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में आप मेंशन करोगे Na टू स्पेसिफिक पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए कंडक्टर थ्रू विच ए करंट इज फ्लोइंग। ये इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। आर्यन बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है? सर, पॉजिटिव चार्ज मूव टू नेगेटिव इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा आ रही है। ये क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस आता है, ठीक है। उस डिवाइस को कहा जाता है वोल्टमीटर, ठीक है। आपके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, अगर आपको चेक करना है कि इस वायर में, तो आपके घर पे जो वायर होती है, अगर आप उसको चेक करना है इसमें कितने वोल्ट का करंट फ्लो करता है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और ये कनेक्ट होता है पैरेलल में। अब ये पैरेलल क्या होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, इसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्किट्स पढ़ेंगे, तो सर्किट के टाइम इसको आपको पढ़ाऊंगा। तो भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। वो बताया था इसमें, इस वायर में 240 वोल्ट का करंट है या 230 वोल्ट का करंट है, वो आपको ऐसे स्पेसिफिकली बताता है, ठीक है। इसके बेस पे एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल्स इसमें क्लियर हो जाएगा। कभी कभी 1 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स में टफ भी नहीं। तो आपको वो एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 128 वोल्ट। एक जगह पोटेंशियल कितना है? 118 वोल्ट। आपको एक चार्ज को यहां से मूव करना है। देखो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पर कौन सा है? हाइयर पोटेंशियल है। यहां से यहाँ तो ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा। आपको वर्क कहाँ करना पड़ेगा? जब आप यहां से यहाँ पर एक 2 कूलम चार्ज को लेके जाओ। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू W/Q। ये V क्या होता है? इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? PA माइनस PB, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। तो कितना हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस? 10 वोल्ट का डिफरेंस। तो हमारा V का वैल्यू कितना आ गया? 10V। तो 10V इक्वल टू, हमको वर्क डन निकालना है, W, चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो वर्क डन कितना हो गया? 20 जूल। वर्क डन किस में कैलकुलेट होता है? जूल में कैलकुलेट होता है। वोल्ट का क्या है? V। चार्ज किस में है? C में। क्लियर? बहुत छोटा एग्जांपल है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं, इजी है। क्लियर सबको? ये कभी कभी एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, कभी कभी पूछे जाते हैं। प्रशांत बेटा क्या नहीं समझा आपको? अनम्यूट करके बताइए। सर 20 कैसे आया वो वाला? 20, ये देखो ना, आपका फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W अपॉन Q। आपका V का वैल्यू कितना है? 10। W आपको निकालना है। Q का वैल्यू कितना? 2। तो ये यहाँ चला गया, तो 10 इंटू 2 20 जूल्स। Excuse me, बस sir. इतना ही करना आपको। हाँ बच्चा। So why do we have this formula 1 joule upon 1 coulomb? Like, what's the reason behind it? नहीं बच्चा, देखो अपना फॉर्मूला क्या है? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मीनिंग ये है, अगर हम 1 कूलम चार्ज को, ये समझो आपका 1 कूलम चार्ज है, तो इसको आपको यहां से यहां लेके जाना है। यहाँ पर आपका लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल है। तो लोअर से हायर पे लेके जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहां से यहां पर लाया, तो मैंने 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च किया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 जूल और 1 कूलम का जो रिलेशन बताने के लिए, इसको रिलेशन को हम वोल्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चा? इसलिए 1V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये फॉर्मूला है बच्चा, कि हम 1 कूलम चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ रहा है, इसके रेशियो को अगर हम कहते हैं ना, मेरा वर्क डन का रेशियो कूलम के रिस्पेक्ट में चेक करता हूँ, तो इस रेशियो को आप इसको एक रेशियो मान सकते हो, इस रेशियो को हम वोल्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है और बच्चा? अभी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम हमेशा like we always have it from the sake of height, but यहाँ पे तो कोई height ही नहीं है, then why do we call it as potential difference and why not kinetic difference? Like यहाँ पे height नहीं है, तो फिर नहीं, हम यहाँ पर हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में कैसा दिया है, 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। हर चीज देखो हाइट में नहीं होती। हम इसको मैं तो आपको सिर्फ डायग्राम दिखाने के पर्पस से आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है जहां पर आपका वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट है, और आपका एक दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है जहां पर आपका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट है, तो ये नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से नॉर्मली अपना ट्रेवल कर जाएगी, इसके लिए आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इसको यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल 110 वोल्ट का, अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल है इसको आपको यहाँ लेके जाना है रिवर्स, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर केवल पोटेंशियल्स की बात कि एक लोकेशन पे वहां पर चार्ज किस पोटेंशियल पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चा? yes sir. And sir, can it be zero? क्या बच्चा? Can it be zero also? पोटेंशियल डिफरेंस, Yes sir. देखो कोई भी चार्ज होगा, हमारे एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं। जीरो, आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो, चार्ज की बात कर रहे हो? Sir, potential difference. पोटेंशियल देखो डिफरेंस कब होगा, जब एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, अगर दोनों का 120 वोल्ट, ठीक है, ये भी 120 वोल्ट है, इसका मतलब ये एरिया एक ही है, ये एरिया अलग अलग है। ठीक है?
सर तो फिर मतलब अगर दोनों भी इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें वी डोंट नीड टू डिफ्यूज इट एंड वी डोंट नीड टू लाइक मूव इट. हाँ बिल्कुल ना, यस आपका जैसे समझो आपने स्विच ऑफ करके रखा हुआ, आपके जो पीछे से जो समझो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, आपके घर पे जो लाइट आती है, पीछे जो एमएससीबी का लाइन है उसमें 220 वोल्ट का पावर सप्लाई अवेलेबल है. अब आपने अपना एमसीबी डाउन करके रखा है, तो टिल यूर एमसीबी जहां से आपके लाइट आपके घर में एंटर करती है उससे पहले उस वायर में 240 वोल्ट का वोल्टेज अवेलेबल है, बट आपने उसको आगे सप्लाई बंद कर दी, तो वहां तक वो होल्ड करके है, वो आगे मूव नहीं कर रही. मूव कब करेगी? जब उसको आगे आगे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तब तक वो उसी लोकेशन पे खड़ी रहेगी. जैसे आप स्विच ऑन करते हो या आप घर में आप जैसे फैन स्विच ऑन करते हो, टीवी आप स्विच ऑन करते हो, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, तब आपका ये वोल्टेज तब आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते हो. अगर आपका एकदम पैरेलल रहेगा, अगर समझो यहाँ भी आपका 120 वोल्ट है, यहाँ भी आपका 120, ट्रांसफर होगा ही नहीं किसी चीज का. ठीक है बच्चा, Excuse me, sir. बोलो बच्चा. So why do we have to transfer 110 volt to 240? मैं आपको इसीलिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि हमको ट्रांसफर कुछ नहीं करना है. देखो नॉर्मली जो ट्रांसफर होता है वो हाइयर टू लोअर होता है. मैंने आपको बताया ना, आपके घर में जो वोल्टेज आता है इस लेवल पे आपका वोल्टेज आता है. Yes, sir. आपको घर में नीड कितना है? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट. आपको घर में कुछ इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती. आप जस्ट क्या करते हो, आप इस स्विच को ऑन कर देते हो और ये ऑटोमेटिकली फ्लो करता है. आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ स्विच को ऑन कर दिया. ठीक है, ये Yes, जस्ट sir. कंसेप्ट समझाने के लिए है. ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि अगर एक चार्ज अवेलेबल है किसी पोजीशन पर और एक दूसरा चार्ज है अवेलेबल सेकंड पोजीशन पर, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितने वोल्टेज पे जनरेट होती है पावर स्टेशन पर? एनी आइडिया? एनी गेस No, आइडिया? sir. और सिद्धि एनी आइडिया? नो सर. ओके, ये लगभग 1 लाख वोल्ट पर जनरेट होती है. हमारे घर पे नीड कितना है? 240 वोल्ट. तो यहाँ पर जहां पर प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल होता है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होता है. तो उसको घर पे तक आपको लाने के लिए उनको अलग से कोई पंप मीटर नहीं लगाना पड़ता. ये इलेक्ट्रिसिटी खासियत. जैसे घर पे आपको पानी आता है, जो पानी की टंकी होती है वहां पर जो पानी, हमेशा पानी की टंकी, देखो डिगी में जो लोग रहते हैं, आपकी पानी की टंकी कहाँ? पहाड़ी के पास में. आपकी पूरी पाइप का जो फ्लो होता है वो स्लांटेड होता है, नीचे आता है. लेकिन जहां पर अगर आपकी घर अगर आपका हाइट पे है तो आपको काम करना पड़ता है, आपको मोटर लगानी पड़ती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी केस में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाइयर पोटेंशियल पे जनरेट होती है, बहुत हाई पोटेंशियल, 1 लाख के आसपास. ठीक है, अब देखो आप कभी आप गांव में गए हो, खेतों में गए हो, वहां पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी वायर निकलती है और उसमें आपको कभी आवाज आती दिखती है, चिड़ 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 पे. आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, है ना? वो क्यों होता है? उस समय उसमें से हाइयर पोटेंशियल वोल्टेज ट्रेवल कर रहा होता है. अब ये प्रोड्यूस होता है 1 लाख पे, आपके घर पे आता है 240 पे. अब बीच में क्या होता है? ट्रांसफार्मर्स होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा कि ये ट्रांसफार्मर उड़ गया है. ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर याद तक. तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस हाइयर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. तो समझो जो बड़ा पावर स्टेशन होता है ना, उस पे नॉर्मली से आप डिगी भोसरी के इलाके आप देखेंगे तो जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर, जो वहां पर 100 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक, यहाँ पर आपका समझो भोसरी, अगर आपके यहाँ पर जो डिगी में जो लाइट आती है अगर वो भोसरी से आती है तो भोसरी का जो पावर स्टेशन होगा उसमें नियरली इलेक्ट्रिसिटी या तो 1000 वोल्ट पे रहती है या 10,000 वोल्ट पे, डिपेंड करता है स्टेशन कहाँ पर. अब ये 1000 वोल्ट से आपकी जब ये लाइट 1000 वोल्ट से जब की डिगी में आएगी, डिगी की किसी ट्रांसफार्मर पे आएगी, डिगी का जो ट्रांसफार्मर होगा उस पे आके रिड्यूस हो जाती है 440 वोल्ट पे. और यहाँ के बाद जब आपके घर पे पहुंचेगी तो यहाँ पर आपके घर से पहले एक डीपी होता है. आपके गली में आपने लाल कलर के बॉक्स देखे होंगे. ये बॉक्सेस क्या करते हैं? इसका वोल्टेज और डाउन कर देते हैं और यहाँ पर वोल्टेज पहुंचता है 250 वोल्ट के आसपास. और ट्रांसमिशन लॉस होते होते
आपके घर पे 240 वोल्ट पे आता है। और आपके घर पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, तो आपके हर डिवाइस के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है। आपका जो एडेप्टर भी होता है ना, एडेप्टर भी एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम ही होता है, 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में जब मैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब मुद्दा निकला है तो आपको बता ही देता हूँ। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का काम क्या होता है? हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना, जो नॉर्मली होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है। स्टेप अप क्या करता है? आपके लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? आपने इन्वर्टर देखा है? इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर क्या काम करता है? लाइट जाने पे इलेक्ट्रिसिटी देता है। एकदम सही बात। इन्वर्टर 2 तरह के डिवाइस होते हैं। हमारा जो एडेप्टर होता है ना, वो याद रखना, वो किस चीज का काम, मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस के समझा। एडेप्टर काम करता है हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करने। अभी आप अपने चार्जर पे देखना, जो क्लास खत्म होगी, चार्जर के ऊपर लिखा रहेगा 230 वोल्ट टू 3 वोल्ट। तो आपका जो मोबाइल का चार्ज है, लैपटॉप का चार्जर है, आपके घर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उनका वोल्टेज रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, तभी कंसेप्ट आता है। तो एडेप्टर क्या करता है? ये एक तरह से आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल में चेंज कर देता है। इन्वर्टर के ऊपर आप कभी देखें, इन्वर्टर बैटरी होती है, वो बैटरी नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है। और आप लोगों का ध्यान हो, पुराने जो टीवी होते थे ना, पुराने टीवी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट आता था, जिसको हम कहते थे स्टेबलाइजर। सुना है कभी स्टेबलाइजर के बारे में? ये फ्रिज के Yes, ऊपर भी sir. कभी, ये फ्रिज के ऊपर भी Yes. कभी कभी लगा होता। इस स्टेबलाइजर का काम क्या होता था? जब घर में अगर वोल्टेज कम हो जाती थी, कभी लोअर वोल्टेज भी होती है, तो अगर हमारे रिक्वायरमेंट 230 वोल्ट का है, तो ये क्या करते हैं, इसको 110 को 230 में चेंज करता था। तो जो स्टेबलाइजर होता है, या तो जो इन्वर्टर होता है, ये एक तरह से आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों डिवाइसेस हमारे घर में पाए जाते हैं। तो वोल्टेज जहां पर जैसा नीड होता है वैसे होता है। अब देखो, जो स्टेबलाइजर होता है, उसमें वोल्टेज को लोअर टू हायर करने का जो होता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसमें जैसे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है और उसी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो आपका जो इन्वर्टर का डिवाइस होता है, 2 चीज होती है, बैटरी होती है। आप सब लोग देखा होगा, ये बैटरी जो होती है, ये बैटरी 12 वोल्ट की होती है। इसमें जो करंट, आपका जो एनर्जी जो स्टोर होती है, 12 वोल्ट पे स्टोर होती है। ये बैटरी इन्वर्टर से जब कनेक्ट होती है, तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसको वर्क डन देता है और उसको 110 से 230 पे इसको कन्वर्ट करता है। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है लाइट जाने के बाद इन्वर्टर के थ्रू, वो 230 वोल्ट पे आती है, और बाद में जितना उसको चाहिए होता है वो आगे उतना ट्रांसफर। अभी क्लियर, आई होप सबको? Excuse Yes, me, sir. यस बच्चा। so why there is a need to convert a high voltage into a low voltage and a low voltage into a high? यस बच्चा, हम जब आगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे बच्चा, उसमें हमारे कॉन्सेप्ट आता है। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, इसको हम I इक्वल टू V अपॉन आर कहते हैं। इसमें जो R होता है, V तो हमको सबको पता लगा वोल्टेज को डिफाइन करता है, ये एक्चुअली अगले टॉपिक से, इसको हम आगे आने वाले टर्म में पढ़ेंगे। I होता है करंट। अभी हर एक इक्विपमेंट का ये देखो I अलग अलग होता है। हमारे पास देखो, जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, वो 230 वोल्ट पे देती है, ठीक है। हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल फोन्स, जो भी, उसका करंट रिक्वायरमेंट एक्चुअल में कम होता है। जैसे पंखा है, उसकी मोटर एक सर्टेन आरपीएम तक घूमती है। आपका एसी, उसका मोटर अलग आरपीएम पे घूमता है। आपका वॉशिंग मशीन का आरपीएम ज्यादा होता है। तो हर जगह जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो करंट होता है। अगर इसको सही टेक्निकल लैंग्वेज में समझा जाए, तो आपको मैं इसको वोल्टेज की भाषा में आपको समझा रहा था, पर ये एक्चुअल में काम करता है करंट की भाषा में। हर इंस्ट्रूमेंट का करंट का नीड बहुत अलग अलग होता है। 1 वोल्ट भी होता है, 2 वोल्ट। आप अपने एडेप्टर पे देखना, अभी आप चाहो तो आप देख सकते हो, उस पे दोनों चीज लिखी होती है, 230 वोल्ट टू 3 वोल्ट
और साथ में ये भी लिखा रहेगा उसका नीड 1 एम्पियर का है। तो एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होते हैं ना, जो इंडिया में जो लाइट आती है वो 230 वोल्ट की होती है। तो जितने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये इस 230 वोल्ट को ध्यान में रखते हुए अपना मशीन डिजाइन करते हैं। Excuse me, sir. यस बच्चा। Sir, is it 230 or 240? जो पीछे से आता है वो 240 आता है, ठीक है, और जो मैन्युफैक्चर रहता है वो उसको 230 के बेस पे डिजाइन करता है। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 10 इलेक्ट्रिसिटी आपको 240 की आती है, ठीक है, बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेस होते हैं जो आपके एमसीबी वगैरह थोड़ा इसको कम कर देता है, ठीक है। अब मैं जो बोला था सुनो, हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस 230 वोल्ट को ध्यान में रख के हमारी सारी मशीन डिजाइन करते हैं, फैन, टीवी, एसी, फ्रिज सब। तो हर एक मैन्युफैक्चरर को अपना जो अंदर मशीन लगाएंगे, मतलब जो मोटर लगाना है, पंप लगाना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है, जो जिससे वो चलने वाला है, तो उसका एक पर्टिकुलरली करंट रेटिंग रहता है। भाई इसको इतना मैंने करंट दिया, जैसे आपका पंखा, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब लो वोल्टेज होती है आपका पंखा कई बार धीरे चलता है, देखा सबने, और अचानक से अगर लाइट बढ़ जाए तो पंखा तेज चलने लग जाता है। इससे होता क्या है, जब आपका वोल्टेज बढ़ता है, जो आपका फॉर्मूला है ना V = IR, आपका जब पीछे से वोल्टेज इंक्रीज होता है आपका करंट भी इंक्रीज हो जाता है। आपका वोल्टेज कम हो गया, आपका वोल्टेज कम हो गया, आपका I भी कम होता है। तो जितनी मशीन्स होती हैं उन सब में जो मोटर होती है या जो भी उसका वर्किंग डिवाइस होता है वो तो देखो फिक्स होता है। कभी आपने देखा, आपने आज पंखे का स्पीड काम नहीं कर रहा, हमने उसमें अलग मोटर चेंज कर दिया, आज मोटर दूसरा लगा दिया, हमने तीसरा लगा दिया, ऐसा कभी भी Yes, नहीं sir. होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर होता है, समझो उसका मोटर उसका वर्किंग डिवाइस है जिसके बल में पंखा चलता है, तो वो तो हमें मैन्युफैक्चर ने फिक्स करके दे दिया। तो उसका पर्टिकुलर करंट रिक्वायरमेंट होता है, भाई वो इतना करंट मिलेगा तो उतना स्पीड से वो रोटेट करता है। अब क्या होता है, अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो उसका करंट का नीड भी चेंज होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आर। अभी हम आर तो पढ़ा नहीं है, जब आर पढ़ेंगे वो इसको और समझेंगे। इस आर को कहते हैं रजिस्टर्स। तो मैं इसको आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, जब ohms लॉ पढ़ेंगे उसका रजिस्टर्स आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मोटर होती है, इस मोटर को कंट्रोल करता है ये रजिस्टर, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ठीक बच्चा, अभी इतना काफी आई थिंक, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक हम रजिस्टर नहीं पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो इतना मान के चलिए, करंट एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी इस वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवाना। इस चैप्टर में बहुत कुछ अभी बोला कि मतलब बुकिश नॉलेज तो एक अलग बात, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोग समझोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी खेलना पसंद करोगे। ठीक है प्रसिद्धि बच्चा, इसको हम आने वाली क्लासेस में लेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, Excuse तब हम me, इसको, sir. हाँ बोलो बच्चा। So can you please tell what's the difference between an adapter and a capacitor? हाँ बच्चे देखो, कैपेसिटर अलग चीज होता है, और वही बोला ये बच्चे, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारी चीज होती है। कैपेसिटर एक तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है, एक तरह से आप इसको इन्वर्टर, इसको आप बैटरी कह सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कैपेसिटर क्या करते हैं, ये अपने अंदर थोड़ी सी, ये बहुत छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, ये अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं। इतना बस ध्यान रखो, एडाप्टर का काम अलग होता है, कैपेसिटर का काम अलग होता है, ये दोनों अलग डिवाइस होते हैं बच्चा। एडाप्टर And का sir, मेन what about stabilizer? अभी आता होता है, देखो एडाप्टर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को हायर टू लोअर करता है। याद रखो बस सिंपल भाषा में, ये कौन करता है, एडाप्टर करता है। या आपका चार्जर, आप इसको चार्जर भी कह सकते हैं, या आपका चार्जर को एडाप्टर कहते हैं, और इसी को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, सेम चीज, ठीक है। और दूसरा आपने कौन सा पूछा था अभी एडाप्टर के बाद, Sir, स्टेबलाइजर। stabilizer. ओके, स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है। ये हमारा स्टेप अप, जब मैं बताता आपको, जैसे जो टीवी या फ्रिज होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, तो उनको उतना चाहिए होता है। कई बार पीछे एमएससी में फॉल्ट होता है, हमारे पास वोल्टेज कम आता है, तो हमको अगर टीवी चलाना है और वो लो वोल्टेज पर चलाना है, तो वो लो वोल्टेज पे नहीं चलेगा,
उसको क्या मैंने आपको बोला, अभी तो मैं आपको वोल्टेज के टर्म में समझा रहा था, पर वोल्टेज की अपेक्षा ये किसमें ज्यादा होता है, ये करंट पे डिपेंड करता है, करंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट का करंट रिक्वायरमेंट। तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए हमको वोल्टेज ही मेंटेन करनी पड़ती है। अगर लो वोल्टेज होगी तो आपका डिवाइस नहीं चलेगा। आपने कभी गांव में या आपने कभी पुराने टीवी देखे होंगे, मैंने देखे, तो मैं उस जमाने का हूँ। तो जब लो वोल्टेज होती थी ना, अगर हमारे ये टीवी का पिक्चर ट्यूब होता था, ठीक है, अगर समझो लो वोल्टेज 110 आया, तो जो पूरा स्क्रीन, अगर ये आपका स्क्रीन साइज होता था ना, अगर मान लो ये मेरा स्क्रीन साइज होता, जब लो वोल्टेज होता था हमारा स्क्रीन साइज इतना हो जाता था, दिस मच ओनली। ये लो वोल्टेज करता था, क्योंकि जो ट्यूब होता था, पिक्चर ट्यूब, वो उसको पूरा स्क्रीन को फैला नहीं पाता था, वो स्क्रीन को छोटा कर देता। तो हम बचपन में क्या करते थे, वो स्टेबलाइजर की वोल्टेज बढ़ाते, और जैसे जब वोल्टेज बढ़ाते थे ना, हमारे स्क्रीन साइज से बड़ा हो जाता, ऐसा बड़ा हो जाता था धीरे धीरे। तो स्टेबलाइजर का काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज Sir, करना। it was like a zoom in, zoom out. हाँ बच्चा, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। Yes, sir, understood. Thank you, sir. ओके बच्चा, अभी इसी टॉपिक में कुछ बचा, आई थिंक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस सबको क्लियर है, यहाँ तक आगे चल सकते हैं। चलिए, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल करंट। ये भी सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका वोल्टेज होता है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, वोल्टेज, करंट और रजिस्टर्स। अब आज हम करंट तक पढ़ते हैं, ओम्स लॉ हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, जैसे आपको मैंने कहा, जैसे समझो आपका वायर है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप कीजिए। प्राची, आपका माइक ऑन है। वन सेकेंड बच्चा, प्राची को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। यस, वन सेकेंड जस्ट। यस, ठीक है। ये समझो आपका एक वायर है, अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपने ये पर्टिकुलर जगह ढूंढ लिया, अब आपको देखना है कि यहाँ पर, कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो करंट होता है, जैसे आपको पता है करंट 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, जैसे वोल्टेज जब किसमें नापते हैं, वी में नापते हैं, वोल्ट में। उसी तरह करंट को मेजरमेंट करने का यूनिट उसको बोलते हैं एम्पियर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना है, इसको हम कहते हैं करंट। जैसे मैं 1 एम्पियर की बात करता हूं, इसका मतलब अगर मैं 1 एम्पियर और 10 एम्पियर को कंपेयर करूंगा, इसका मतलब ये है 1 एम्पियर के मुकाबले 10 एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 टाइम्स ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वायर पे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस या आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसको जो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं करंट। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे, करंट का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और जितने स्लो स्पीड में ट्रेवल करेंगे, उतना करंट का इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं, जिस तरह वोल्टेज को वी से डिनोट करते थे, ऐसे करंट को आई से डिनोट किया जाता है। एम्पियर इसका यूनिट है, याद रखना। वोल्टेज को वी, हम वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं, और ये इसका यूनिट होता है इसका, ठीक है। तो करंट को आई से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला मिल जाता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में
कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके फ्लो करते हैं। तो 1 एम्पियर, ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर, ये इसका टाइम डिस्प्ले। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट्स होती है मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, ये छोटी यूनिट्स होती हैं काफी। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, बाकी हमने कूलम तो पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ कूलम क्या है, कूलम ये हमने पहले पढ़ लिया है इसका। तो ये अपने को सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है करंट में, कि करंट क्या होता है, कि करंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ओके, अभी हमने दो तरह के करंट की बात किया था, जैसे स्टार्टिंग में कहा कि दो तरह के करंट होते हैं। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो क्या माना जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे करंट फ्लो करता है। ये कब था, जब तक हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं किया था। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल क्यों करते हैं, ये समझो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन डिवाइस नहीं हुए थे, सबको क्या लगता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो मूव करते हैं। लेकिन जब हमको पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स पता लगा, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमको मालूम नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये चार्जेस किधर फ्लो करते हैं, इधर फ्लो करते हैं। इसलिए दो तरह के करंट के डायरेक्शन बताई जाती। एक होता है आपका कन्वेंशनल करंट, जो पहले कहा जाता था कि भाई करंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। लेकिन अब हमें को समय आने पर क्या पता लगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो नेगेटिव होते हैं और अट्रैक्ट किस तरफ होते हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए आपके जो सर्किट बनाए जाते हैं, आप कैसे सर्किट बनते हैं, हम अगली कल सर्किट देखते आज पढ़ा सकते हैं। तो पहले के ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता था, ये बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता था। पहले एज्यूम किया जाता आपका करंट ऐसे फ्लो करता है, जबकि करंट का डायरेक्शन होता है ऐसा, इस तरफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, बट आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो -2 प्लस की तरफ ट्रेवल करते महसूस होते। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछा है। ठीक है, तो दो होते हैं आपके करंट के डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिकल करंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. एनीवन हैज डाउट? क्लियर? यस। अब इसी के बेस पे आपके एक दो न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स कभी कभी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, लंबा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसका करंट I इक्वल टू कितना है, 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया है, 20 मिनट्स। मिनट्स को किस में चेंज करना है, सेकंड्स में चेंज करना है, तो इनटू 60, तो कितना होगा, 1200 सेकंड्स। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। हमारा फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू Q अपॉन T। क्या निकालना है, Q, तो I कितना है, 0.25, टाइम कितना 1200, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कूलम्स। यस श्रेयांश, बोलो बच्चा। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक कंडक्टर है जिसके ऊपर करंट कितना है, 0.2 एम्पियर, मतलब हमको I दिया है 0.2 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हमको C निकालना है। ओके, पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 30 सेकेंड्स, T हमको दिया है, निकल सकता है आराम से, Q इक्वल टू I T। ठीक है, बहुत इजी है। तो मैंने जस्ट मैं आपको शीट दूंगा, तो शीट्स आपको भेजूंगा मैं, या क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। ठीक है सब लोग, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, अभी 5-10 मिनट में आज का स्टडी खत्म हो जाएगा। अभी जो हम घर में, आप देखो घर में हमारे अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं,
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम कल डायरेक्ट ओम्स लॉ से स्टार्ट कर पाए। इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे घरों में या दुकानों में जो भी पूरा सेटअप होता है, जहां पर आपकी वायर आती है, जहाँ के आप एमीटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लगे होते हैं। पूरा फॉर्मेट हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास, ये कैसे लगता है, बैटरी कैसे लगती है, जो बैटरी हो क्या होती है। तो ठीक है, तो एक कंटिन्यूस पाथ, आप देखो लाइट कंटिन्यूस होती है, कहीं भी आपके अगर तार टूट जाए आपका करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, स्विचेस, रेजिस्टेंस, और इसका डिवाइसेस भी कह सकते हो, बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल in which an electrical current flow is called as circuit। तो आपके घर में जो बाहर से जो लाइट आती है वो एमसीबी में जाती है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं। ये फिर आपके मीटर में आती है, मीटर के बाद आपके घर में आती है, और घर में आपके स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड से अलग अलग वायर में अलग अलग डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती है। कोई फैन से कनेक्ट होता है, कोई आपके ट्यूबलाइट से कनेक्ट होती है। ये सर्किट डायग्राम आपको मैं पूरा समझा, जस्ट अभी समझने के लिए क्या है, ये जो पूरा सेटअप होता है, ये पूरा सेटअप, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, ये एक सिंपल डायग्राम है कि आपके सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी होती है जो सिंगल होता है, एक ये बड़ा, ये और ये, इस साइन को बैटरी कहा जाता है, जिसमें एक टर्मिनल आपका बड़ा होता है, एक टर्मिनल आपका छोटा होता है। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, जो छोटा टर्मिनल होता है ऐसा वो, जैसे यहाँ पर देखो मैंने गलत साइन बनाया है, ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ सेल, नीचे हम पढ़, ठीक है। ये आपका एमीटर हो गया। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजरमेंट करता है। ये आपका वोल्ट मीटर होगा, ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। ये जो रजिस्टर है ये एक तरह से क्या है? डिवाइसेस है। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा, ये डिवाइसेस है। तो ऐसे कई तरह की चीजों से मिलके हमारा पूरा सर्किट बनता है। तो हमको कुछ सिंबल्स समझने बहुत जरूरी है। तो देखो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिंपल वायर इंडिकेट आपकी नॉर्मल वायर को करता है। सिंपल वायर ऐसा, कहीं भी ऐसा आपको फिगर दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है? आपकी एक वायर जा रही है, आपने यहां से कनेक्शन लिया और आपने यहां से दूसरी वायर यहां से निकाल, इसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है आप यहां से दूसरा वायर भी इस तरफ कनेक्ट करो। ये आपका मेन लाइन था, आपने एक लाइन इधर की तरफ निकाल दिया, एक लाइन आपने इधर की तरफ निकाल दी, तो ये आपका कनेक्टेड पोजीशन हो। नॉट कनेक्टेड, ये यहाँ पर गलत बनाया है। ये नॉर्मली कैसा ऐसा होता है, जैसे आपकी एक वायर हाँ, तो आपने कई बार घर पे देखा होगा, ठीक है। आपके समझो ये वायर जा रही है ट्यूबलाइट की, और कई बार आपका फैन इस तरफ है, तो वायर कई बार ऐसी आती है, उसके ऊपर ओवरलैप होके जाती है ऐसा। जब कई बार आपको ऐसा सिंबल दिखाई दे, देखो दो सिंबल है, एक तो ऐसा सिंबल है जॉइंट, इसका मतलब है ये वायर और ये वायर आपस में यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन जब सिंबल आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा यू कैप में, इसका मतलब इस वायर का और इस वायर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट ओवरलैप होके ऊपर से जा रही है। अंडरस्टूड? ये आपस में कनेक्ट नहीं कर रही, ये आपस में क्या हो रही है? ये ओवरलैप करके जा रही है, साइड से निकल, ऊपर से निकलेगी। एक पट्टी के ऊपर से आपका दूसरी पट्टी ऐसे ऊपर से निकल गया, पर ये आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही, याद रखना। ये इंडिकेट करता हमारा अर्थिंग। हमारे घर में अर्थिंग का रिक्वायरमेंट होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे आने वाले जगह में। जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो कैसे जाता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। इसको कहते हैं सेल। सिंगल जो होता है ये आपका प्लस चार्ज होता है, आपका माइनस चार्ज होता है। और बैटरी क्या होता है? ए नंबर ऑफ सेल्स, है ना। जैसे घर में आप 2 बैटरी लगाते हो, 3 बैटरी लगाते हो, इसको कहते हैं बैटरी। ये नंबर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। ये आपका होता है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। लैंप है, आपका फैन
ये आपका फ्यूज है, आप फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ये फ्यूज का सिंबल है, ये ऐसा रहता है। ये जैसे आपको सिंबल्स याद रखें, जब हम सर्किट डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे कभी, तो आपको सिंबल्स वगैरह बनाने आने चाहिए। ये आपके रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर में दो वैरायटी होती है, एक फिक्स रजिस्टर होते हैं और एक वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। आपने घर का रेगुलेटर देखा है, पंखे का रेगुलेटर, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। उसको क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। रेगुलेटर को रियोस्टेट कहा जाता है। अब क्या करते हो आप, जब उसको 1 2 3 4 5 करते हो, 1 पे स्पीड स्लो होता है, 5 पे स्पीड बढ़ जाता है, इसको कहते हैं रियोस्टेट। इसको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी भी आप केवल सिंबल देख के रखो। इसका सिंबल, फिक्स का सिंबल कैसा रहता है? ऐसा। अगर फिक्स रेजिस्टेंस होगा उसको ऐसे बनाया जाता है। वेरिएबल को कैसे बनाते हैं? ऐसा ही होता है, इसके ऊपर हम ऐसा लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये रियोस्टेट ऐसा। ये आपका स्विच होता है, ये ओपन पोजीशन है। जब इसको आप ऐसे दिखाओगे क्लोज्ड, इसको बोलते हैं क्लोज स्विच। वोल्टेज को हम ऐसे दिखाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, उसके अंदर वी दिख देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और अगर बीच में ए हो इसका मतलब यहाँ पर एमीटर लगा है। तो किसी भी सर्किट डायग्राम में ये सब सिंबल्स होते हैं। जिसे ऊपर ये सर्किट डायग्राम बना, देखो यहाँ पर, इसमें तो केवल हार्डली 4-5 इंस्ट्रूमेंट लगे। ये सब इंस्ट्रूमेंट आप दिखा सकते हो कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो आने वाली क्लासेस में हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर एंड होता है। आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप बता सकते हो मेरे को। एनी डाउट क्लियर? Excuse me, sir. हाँ बोलो बच्चा। So the battery has two ends, which is one is positive terminal and this second is negative terminal. So is it like at the positive end of the battery, protons are more present, and at the negative terminal of the battery, electrons are present? अच्छा बेटा, ये देखो, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। हाँ, हम कभी इसको, ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल। आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल। Sir, what is the meaning of resistor? रजिस्टर्स बच्चा हम कल ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे वहां पर हम रजिस्टर्स भी पढ़ेंगे बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, 5 मिनट में बताने के लिए फायदा नहीं है इसका, ठीक है। ये हम कल हम वोल्टेज ही पढ़ेंगे, कल हम करंट, और कल हम रजिस्टर्स मेनली फोकस करेंगे। रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रजिस्टर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते Excuse me, sir. हैं। हाँ बोलो बच्चा। So the electrons that are used, इलेक्ट्रॉन्स आर, संध्या आपका आवाज बार बार कट रहा है बच्चा। sir, ओके, किसी और को कोई डाउट है? किसी और बच्चे का एनी डाउट टिल हियर, जो आज हमने पढ़ा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल excuse me, sir. सर्किट। हाँ संध्या। Sir, am I now audible? हाँ बच्चे, अभी आपकी आवाज आ रही है। Yes, sir. Sir, I was asking that the electrons that are used to produce electricity are, are of which element or are of which chemical? यस बच्चा, अभी हम आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। देखो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सुपर कंडक्टर से क्या होते हैं, ये हम आने वाली क्लास में भी पढ़ेंगे बच्चा। Okay, sir. ठीक है, यस। तो वो फ्यूचर की चीजें हैं अभी, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम कल वाली क्लास में इनको कवर अप करेंगे। Fine, sir. देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो, आपके जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी भी आपकी वायरिंग बनी होती है इलेक्ट्रिसिटी में, वो सब मेटल्स होते हैं, और खासकर इसमें कॉपर यूज किया जाता है, और कॉपर ना हो तो हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, और आप जानते हो दोनों मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम कल वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। Okay, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Sir, will you send the notes? यस बच्चे, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और आप सबको मैंने कुछ होमवर्क दिया था बायो वाला, मैंने जो भी जिस चीज को बायो के होमवर्क के लिए कहा है,
कल तक आपको सबको सबमिट करना है जी, जिसको मैंने कल बताया था। ठीक है, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, वही होमवर्क आपको फिनिश करना है। हाँ, जिन लोगों के लिए वो होमवर्क नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपको मैं सारी नोट्स अभी भेजूंगा, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, सॉरी मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ ग्रुप पे। आप लोगों के पास बुकलेट है, ठीक है, बुकलेट में आप देखोगे क्वेश्चंस हैं। बुकलेट में आप पेज नंबर जाओगे, पेज नंबर आपका है, यस आपका होमवर्क आज का नोट कर लीजिए। पेज नंबर जो आपको मैंने बुकलेट भेजा, याद रखिए जो बुकलेट भेजा मैंने आज जो पीडीएफ फॉर्म में, पेज नंबर 80 डे 1 न्यूमेरिकल जहां लिखा है, पेज नंबर 80 डे 1 फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 9th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, इनके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, होमवर्क क्लियर। पेज नंबर 80 डे 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ये क्वेश्चन सबको करने हैं। ओके, मैं होमवर्क क्रिएट करता हूं, आप वहां पर सबमिट कीजिएगा सब लोग। ओके, तो अगर आप लोगों को ओके है तो क्लास एंड कर सकते हैं आज का। आप लोग एक बार अटेंडेंस दे सकते हैं ग्रुप पे फटाफट सब लोग। So can we leave after